नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें वहाँ पे बता सकते हैं। इससे पहले हमने सैम्पलिंग की 3 वीडियोज़ अपलोड की है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, असंभवता प्रतिदर्श के प्रकार की आज हम बात करेंगे। जब भी हम असंभवता प्रतिदर्श की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम टाइम अगर हमारे पास कम है तो इस तरह के सिलेक्शन को हम यूज़ करते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि असंभवता परिदृश्य के प्रयोग से हम समय को भी और धन को यानी कि मनी को भी काफ़ी ज़्यादा सेव कर लेते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और कम टाइम टेकिंग होता है। तो इस तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करके हम अपने टाइम और मनी को बचा सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके प्रकार के। तो इसमें पर्पोसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग होता है, इंसिडेंटल या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होता है, कोटा सैम्पलिंग होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग और फिर डेंस सैम्पलिंग होता है। आइए एक एक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है पर्पोसिव या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग। अब पर्पोसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग को समझने के लिए आपको इमेजिन करना होगा कि टीवी रिपोर्टर्स क्या करते हैं। मान लीजिए कोई मूवी आई है, पद्मावत काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्शियल मूवी रही है, तो जो भी पद्मावत देख के सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो अब टीवी रिपोर्टर्स क्या करते हैं, उनसे जाके पर्पोसिव या जजमेंटल तरीके से पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि आपको इस मूवी कैसी लगी या आप मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो वहाँ पे उन्हें रिव्यू मिल जाते हैं। अब इस तरह का जो सैम्पलिंग होती है, इस तरह के जो डेटा कलेक्शन होते हैं वो पर्पोसिव या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंसिडेंटल या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। इसे क्या कहा जाता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कहा जाता है। आकस्मिक प्रतिचयन हिंदी में कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि आसानी से हमें यह डेटा उपलब्ध हो जाता है, या आप कह लीजिए कि जो रिसर्चर होता है वो इसी तरीके से अपने दिमाग में अपने रिसर्च टॉपिक को इस तरह से डिज़ाइन करता है कि जो उसे डेटा होंगे वो इंसिडेंटल या फिर एक्सीडेंटल तरीके से इकट्ठा किया जाएंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होते हैं, इसे एक और अच्छे एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं आपके ग्रुप हैं, ये ग्रुप हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे A B C D E F G H I J K L। अब रिसर्चर है आपका यहाँ पे। अब अगर रिसर्चर चाहता है कि इनमें से हम सैम्पलिंग करें, इस पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग करें, तो वो क्या कर सकता है कि ये जो आगे की पूरी एरिया है यहाँ से इसने क्या किया, 3 सैंपल सेलेक्ट कर लिए और अपना रिसर्च को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहा जाता है या फिर इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहा जाता है। अगर जजमेंटल सैम्पलिंग की बात करें, अगर आप जजमेंटल सैम्पलिंग को समझना चाहें, तो अगर वो जजमेंटल सैम्पलिंग करेगा इसी पॉपुलेशन में, तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ से उसने एक सैंपल उठा लिया, एक सैंपल उसने यहाँ से कलेक्ट कर लिया, दूसरा यहाँ से कलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो उस तरीके से अपने रिसर्च को डिज़ाइन कर रहा है, उस तरीके से उसे जज कर रहा है। तो इस तरीके के जब हम सिलेक्शन करेंगे तो जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाएगा। और जब हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार एक ही ग्रुप से सारे सैंपल उठा लेते हैं, कई जगह से सारे सैंपल उठा लेते हैं, तो उसे कन्वीनियंस या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग की। कोटा सैम्पलिंग एज अ नेम सजेस्ट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोटा निर्धारित कर लेते हैं। अब आप एक रिसर्च करना चाहते हैं कि किसी गांव के लोग गर्ल्स एजुकेशन यानी कि जो बेटी को पढ़ाने के एजुकेशन है उनके एटीट्यूड को मापना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर गांव के लोग गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के उनका एटीट्यूड क्या है। तो अब आपने क्या किया कि वहाँ के लोगों को लिंग पे यानी कि मेल फीमेल के आधार पर बांट लिया, उनकी जाति के आधार पर उन्हें बांट लिया, कैसी भाषा बोलते हैं उसके आधार पर और उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर बांट लिया। अब यहाँ से आपने 2 लोगों को ले लिया, यहाँ से 2 लोगों को ले लिया, यहाँ से 2 लोगों को ले लिया, यहाँ से 2 लोगों को ले लिया और उनकी एटीट्यूड का मेजरमेंट कर लिया। तो इस तरीके से जब हम मेजरमेंट करते हैं, इस तरह से जब हम सैम्पलिंग का चुनाव करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कोटा सैम्पलिंग। अब आगे बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को समझने के लिए आप इमेजिन करें कि जिस तरीके से जब एक छोटा सा बर्फ़ का गोला पहाड़ से गिरता है, तो बहुत छोटा सा गोला होता है, लेकिन वो फिर जब नीचे आता जाता है तो वो कई सारे
बर्फ़ के टुकड़ों को अपने आप में जोड़ता जाता है और जब वो नीचे धरती तक आता है तो बहुत बड़ा जो है गोले का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे हम चैन सैम्पलिंग कहते हैं या फिर चैन रेफरल सैम्पलिंग कहते हैं। हिमकंदुक पद्धति कहा जाता है। अब इसमें आप एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं कि HIV पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजरमेंट करना चाहते हैं कि HIV के पेशेंट हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो अब आप क्या किए, किसी अस्पताल में गए, वहाँ पे आपने 4 पेशेंट को लिया, आपको 4 पेशेंट वहाँ पे मिल गए। अब उन 4 पेशेंट से पूछा कि और आप कितने पेशेंट यहाँ पे आते हैं, क्या आप उन्हें जानते? उन्होंने कहा कि ठीक है आप वहाँ चले जाइए, वो पेशेंट 4 वहाँ पे रहते हैं। फिर आप जब वहाँ पे गए, जैसे मान लीजिए आप रिसर्चर हैं, आप इस हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको यहाँ पे 3 जो है HIV पेशेंट मिल जाते हैं। इन्होंने बताया कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पे आपको 3 पेशेंट मिल जाएगा। इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आपको 3 पेशेंट मिल जाएंगे। इन्होंने फिर आपको 3 पेशेंट यहाँ से बता दिए, फिर इन्होंने बता दिया कि आपको 3 पेशेंट यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक चैन बनती जाती है, इसलिए इसे चैन सैम्पलिंग या फिर चैन रेफरल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंस सैम्पलिंग। डेंस सैम्पलिंग क्या होता है? जैसे कि नाम बता रहा है, डेंस मतलब घना सैम्पलिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे बड़ा सैम्पलिंग, आप सैंपल साइज क्या कर लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं। तो जब हम सैम्पलिंग साइज को बढ़ा देते हैं तो उस तरीके का जो सैम्पलिंग का निर्माण होता है उसे हम डेंस सैम्पलिंग करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।